नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ किया है, ठीक है। और इसमें करीब 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 34 सीटें कांग्रेस के पास और एक सीट आपके अन्य को गई है ना। तो इसको याद रखना है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये छात्रों की जीत है, उन सभी बच्चों की जीत है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, वैकेंसी में लेट लतीफ़ी से पीड़ित थे। उन सभी कर्मचारियों की भी जीत है जिनके 70-80% और 90 का जो आप कह सकते हैं नुकसान उन्होंने झेला और उसके बाद उन्हें एरियर्स भी प्राप्त नहीं हुआ, उनकी जीत है। संविदा कर्मचारियों की जीत है जिन्होंने बहुत हड़ताल किया और उनकी जायज़ मांग पूरी नहीं की गई, ठीक है। तो कहते हैं कि घमंड जो है ना, रावण कभी नहीं टिका। तो ये पार्टी क्या चीज़ थी, है ना। तो अब एक स्पष्ट संदेश जनता ने दिया है, जो भी सरकार सत्ता पे रहेगी, कि उन्हें भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। याद हो, कांग्रेस की सरकार केंद्र से भी भ्रष्टाचार के आरोपों में गई थी और राज्य से भी बिल्कुल वही होता दिख रहा है। तो भारत की जनता कहीं की भी हो, छत्तीसगढ़ की हो या मध्य प्रदेश की हो या पूरे देश की हो, उनको भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और कह सकते हैं अभूतपूर्व, जैसा कि एग्जिट पोल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, वैसी सीटें प्राप्त हुई हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों स्टेट मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ही विजयी रही है, तो भाजपा की सरकार यहाँ पे भी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस की केवल एक ही राज्य में सरकार बन रही है, वो है तेलंगाना राज्य, ठीक है। तेलंगाना राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि जनता के बीच में कोई भी दुविधा नहीं है। जहाँ पे भी वो जनादेश दे रही है, वो गठबंधन सरकार की बजाय पूर्ण बहुमत का जनादेश दे रही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 28 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अब ये कोप 28 क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है। उनकी 28वीं बैठक आयोजित की गई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई, ठीक है। और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बैठकें आयोजित होती हैं। और ये बैठकें ऐसे आयोजित होती हैं कि मतलब बस नाम के लिए आयोजित होती हैं, कुछ भी कंक्रीट इसमें निकल के नहीं आता है, ठीक है। और ऐसा ही हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। पूरी तरीके से फेल करता हुआ ये कोप सम्मेलन दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के तो प्रेसिडेंट इसमें भाग ही नहीं लिए हैं। बाकी देश जो भाग लिए हैं वो भी, उनका भी कुछ रवैया बहुत पॉजिटिव दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही जवाब है चंद्रनगर। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर अब चंद्र नगर रख दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वहाँ की नगर पालिका से प्रस्ताव पारित करवा के, यानी नगर निगम से ऐसा किया जा रहा है। फिरोजाबाद आपको पता है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जगह है जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद है ना, कांच की चूड़ियों के लिए। वैसे ही आपका जो खुर्जा है
वो मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। और कई स्थान जो हैं वो कालीन के लिए फेमस है। तो कालीन के लिए कौन सा स्थान फेमस है, आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप अगर चिकन कढ़ाई के लिए बोलेंगे तो लखनऊ फेमस है ना। तो ऐसे बहुत सारी स्थान हैं जो फेमस है वस्त्रों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई के पुनः सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन जो है वो ओपन एआई के पुनः सीईओ बने हैं, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सैम ऑल्टमैन को अभी अभी हटा दिया गया था ओपन एआई से, है ना। अब उन्हें पुनः वापस लाया गया है क्योंकि पूरी कंपनी में ही बगावत हो गई थी कि सैम ऑल्टमैन को वापस नहीं लाओगे तो हम 90% जो कर्मचारी हैं वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में ओपन एआई को संचालित करना बड़ा ही कठिन हो जाता और अंततः सैम ऑल्टमैन को वापस लाया गया है। ठीक है, ओपन एआई आपको बता दें कि एआई सॉफ्टवेयर जो, जैसे कि आपने अभी चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, है ना। ये चैट जीपीटी, GPT-4, जितने भी ये एआई टूल्स हैं, ये इसी कंपनी ने, ओपन एआई ने बनाए हैं। ठीक है, तो एआई के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाने का कार्य किया है। गूगल का जो एआई टूल है उसका नाम है बार्ड। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिजोरम में किसे बहुमत प्राप्त हुआ है, किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो JPM, आप, बीजेपी या INC? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में भारतीय वायुसेना ने एयर शो प्रस्तुत किया था, उसका नाम क्या था? इसका सही जवाब है सूर्य किरण। ठीक है, तो सूर्य किरण नाम से वायुसेना ने एयर शो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे हम कुछ रिवीजन प्रश्न छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में होने वाली वर्षा किस तूफान के कारण हो रही है? तो इसका सही जवाब है मीचांग तूफान। मीचांग तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वर्षा हो रही है, आप सभी देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये मीचांग तूफान कहाँ आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है। ठीक है, और ये 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के तट से भी टकराया है, विशाखापट्टनम से। ठीक है, 4-5 के समय, और उसके बाद लगातार ये ऊपर बढ़ रहा है, तो इस कारण से छत्तीसगढ़ में भी वर्षा देखने के लिए मिल रही है। मीचोंग, इसका नामकरण किया है म्यांमार ने। तो ये सारी जानकारी आप याद रखिएगा। और ये बंगाल की खाड़ी में उठने वाला इस वर्ष का चौथा क्या है आपका तूफान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है इटली। इटली देश में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। और अगर इसकी बात की जाए कि इटली में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, वो आपका इटली में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, एटना भी वहीं पे है। ठीक है, और जो सिसिली द्वीप है वहाँ पे कई ज्वालामुखी हैं इटली में, तो उसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर विश्व के कई सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो जो आपका माउंट कोटोपैक्सी है वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पे स्थित है। ठीक है, भारत में बात की जाए तो बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोई सक्रिय ज्वालामुखी है कि नहीं? तो कोई भी ज्वालामुखी नहीं है छत्तीसगढ़ में, ना ही सक्रिय, ना ही सुसुप्त, ना ही शांत। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की 84वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, तो वैशाली रमेश बाबू 84वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। तो रमेश बाबू का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, ये एक्टर हैं, और वैशाली रमेश बाबू का उनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, किससे संबंध है? तो आर प्रज्ञानंदा से संबंध है। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा कौन है? तो वो भी ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर किस राज्य से आते हैं? तो सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर आते हैं तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु में चेस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चेस एक दिमाग का खेल है, जिसके कारण कह सकते हैं कि बच्चों का दिमाग काफ़ी तेज भी होता है, इसलिए आपको और आपके बच्चों को ये खेल ज़रूर खेलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक T20 मैच जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका सही जवाब है भारत। तो भारत जो है वो सर्वाधिक T20 मैच जीतने वाली टीम है, ठीक है। ये रिकॉर्ड पहले पाकिस्तान के नाम पे था। भारत ने, अब आप जानते हैं कि भारत जो है सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैच जीतने एवं हारने का भी रिकॉर्ड भारत के ही नाम पे होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये भी T20 की माहिर खिलाड़ियां हैं या माहिर टीमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंदा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है शतरंज। शतरंज खेल से संबंधित है। अभी अभी हमने वैशाली रमेश बाबू की बात की, जो कि इनकी बहन है। आर प्रज्ञानंदा जो है इनकी ही बहन है वैशाली रमेश बाबू, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। आर प्रज्ञानंदा मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व विजेता है, उनको कई बार हरा चुके हैं, 2-3 बार हरा चुके हैं, ठीक है। और मैग्नस कार्लसन इनसे काफ़ी प्रभावित हैं, और इनकी पूरी संभावना है कि आगे चल के ये भारत के विश्व चैंपियन बनेंगे शतरंज की खेल में, ठीक है, चेस जिसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आर प्रज्ञानंद जो है इनका संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है लाल डुहोमा, ठीक है। तो लाल डुहोमा जो है मिजोरम के नए राज्यपाल हैं, या नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। लाल डुहोमा बने हैं, और आपको पता हो जो JPM है, JPM जो पार्टी है, ये क्या बनी है? ये सबसे बड़ी पार्टी बनी है ना, और इसने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे जीत ली हैं, ठीक है। और लाल डुहोमा उसी पार्टी के नए विधायक दल के नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिए। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है विष्णुदेव साय। तो इनका नाम फाइनल हो चुका है, विधायक दल के नेता ये चुन लिए गए हैं, और कल राज्यपाल से ये मिल चुके हैं। CMO छत्तीसगढ़ का जो पेज है ना, उसमें इनकी फ़ोटो भी बाकायदा अपडेट हो चुकी है। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी महिला विधायक चुनाव जीती हैं? तो इसका सही जवाब है 19 विधायक। तो इस वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायकों ने चुनाव जीता है, और विधानसभा में सर्वाधिक संख्या होगी महिलाओं की, है ना। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के लिए किसका नाम प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। देखिए, रमन सिंह बहुत ही सीनियर लीडर हैं बीजेपी में। अब इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो उससे महत्वपूर्ण और उससे बड़ा पद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधायिका में सर्वोच्च होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है। उसी के परमिशन से कोई प्रस्ताव रखा जाता है या हटाया जाता है। सदस्यों की योग्यता निर्योग्यता का भी कई बार निर्धारण करने का अवसर विधानसभा अध्यक्ष को लगता है, ठीक है। तो डेकोरम बनाए रखना और सब कुछ विधानसभा में सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जो होती है विधानसभा अध्यक्ष की होती है। एक बहुत ही जिम्मेदार पद है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दिया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान पाकिस्तान किस भारतीय को हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है। तो इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है, निशान पाकिस्तान। ये चौथे व्यक्ति हैं जिनको निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है।
और निशाने पाकिस्तान मोरारजी देसाई को इससे पहले प्राप्त हो चुका है, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों ही अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का नाम याद रखिएगा। इन्होंने पर्यावरण और कह सकते हैं दान दक्षिणा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। ठीक है, और ये रिलीजियस लीडर है मुस्लिम समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है गरबा। गरबा को यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये गुजरात से संबंधित है गरबा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। गुजरात का एक क्लासिकल नृत्य या कह सकते हैं सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, जबकि सुवापंथी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में भी होता है, भांगड़ा आपका पंजाब में होता है, लेकिन चुना कौन सा गया है अभी वर्तमान में? गरबा को। प्रश्न है, भैयालाल राजवाड़े किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो इसका सही जवाब है बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, यानी विधानसभा क्रमांक 3। ठीक है, विधानसभा क्रमांक 3 से भैयालाल राजवाड़े जो है चुनाव जीते हैं। आपको पता हो भैयालाल राजवाड़े पहले जो है कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनको था बीजेपी गवर्नमेंट के लास्ट कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद ये चुनाव हार गए थे और इस बार पुनः ये चुनाव जीत गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अंबिका सिंह देव को लगभग 25,000 वोटों से हराया है, यानी 25,000 से कुछ ज़्यादा मतों से हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं? तो इसका सही जवाब है भटगांव। तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से चुनाव जीती हैं। ठीक है, तो ये राजवाड़े समाज की हैं और इसी कारण भैयालाल राजवाड़े भी इनसे मुलाकात किए थे। ठीक है, हालांकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये महिला हैं। ठीक है, और करीब 19 महिलाएं जो हैं वो विधानसभा चुनाव जो जीत के इसमें आई हैं, विधानसभा में शामिल हुई हैं। तो ठीक है, इसको याद रखना है। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जो है भटगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है आपको। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है? ठीक है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, श्री विष्णुदेव साय जो हैं ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। लगभग इनके नाम की घोषणा तो हो ही गई है, सीएमओ छत्तीसगढ़ में अपडेट भी हो गया है। ठीक है, तो मतलब यही बनेंगे और शपथ ग्रहण के बाद आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इन्होंने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर विधायकों के नाम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो मंत्री बने हैं ना विधायक, वो किस क्षेत्र से मंत्री बने हैं, है ना, किस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं और मंत्री बने हैं, उनको पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री का पद जो होता है कैबिनेट में सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र के हैं, और क्योंकि ये यानी ट्रेडिशनल जो हमारा मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उससे हट कर है, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र आपको पता हो ये जसपुर जिले में शामिल है कुनकुरी, तो वहाँ से जीत कर आके मुख्यमंत्री बनना यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो जी हाँ, ये रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और ये श्री ओपी चौधरी का पूरा नाम है ओम प्रकाश चौधरी, इसको भी आप याद रखिएगा। संभावनाएं पूरी हैं कि ओम प्रकाश चौधरी या ओपी चौधरी जो हैं वो कैबिनेट में शामिल होंगे। ठीक है, हालांकि पहली बार विधायक बने हैं तो हो भी सकता है कि इनको अभी मौका ना मिले, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है इनका, है ना। तो इनको याद रखना है। और पीएससी का जो घोटाला हुआ था उसके प्रति इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और आज की डेट में हम लोग यानी जांच का जो कह सकते हैं एक संभावनाएं जताई जा रही हैं, पीएससी की जितनी भी पोस्ट में घोटाले हुए हैं उसकी जांच कम से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 2023, ठीक है, को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की का जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो एक चौंकाने वाली खबर मध्य प्रदेश से भी आई है कि मध्य प्रदेश के अगले सीएम कौन होंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है श्री मोहन यादव। श्री मोहन यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का। तो हमारे मामा जो हैं शिवराज सिंह चौहान, कह सकते हैं, मामा के नाम से फेमस हैं, इनको अब मौका नहीं दिया जा रहा है। ये 4 बार यानी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनकी जगह अब श्री मोहन यादव जो हैं, श्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है। मोहन यादव हैं। विधानसभा क्रमांक 90 कोंटा से किसने चुनाव जीता है? तो इसका सही जवाब है कवासी लखमा। तो कवासी लखमा जो कि पूर्व जो भूपेश सरकार थी उसमें आबकारी मंत्री थे, ये विधानसभा क्रमांक 90 यानी कोंटा, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित विधानसभा है, उससे अपना चुनाव जीत लिया है और ये कोंटा से विधायक हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये विधानसभा? क्योंकि ये अंतिम विधानसभा है दक्षिण में, है ना। जैसे कि भरतपुर सोनहत 1 नंबर है, वैसे ही ये 90 नंबर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ से कवासी लखमा चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने अपना चुनाव जीत लिया है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ईश्वर साहू। ईश्वर साहू ने साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। और ईश्वर साहू काफ़ी निचले तबके से आते हैं और एक स्टोरी में मैंने देखा था कि इनके पुत्र की शायद हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और उसके बाद इनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था और इन्होंने अपना चुनाव जो है वो जीत लिया है, ठीक है। तो साजा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? ईश्वर साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रमन सिंह ने ये चुनाव जीता है राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है। ये इनका विधानसभा क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए इनका विधानसभा क्षेत्र इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव कौन जीते हैं? और डॉक्टर रमन सिंह जीते हैं। और चूंकि ये विधानसभा अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बनेंगे, तो ऐसे में इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा जो कि पद्म श्री सम्मान प्राप्त करता है, इसके अलावा ये अभिनेता हैं, गायक हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गीतकार हैं। तो अनुज शर्मा धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और इन्होंने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनकी विधानसभा क्षेत्र इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव किस दल ने जीता है? ठीक है, ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। तो इसका सही जवाब है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने केवल 1 सीट प्राप्त की है। ऐसा कहा जाए कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर किसी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में टिकट यानी विजय प्राप्त की है तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है और इन्होंने पाली तानाखार में विजय प्राप्त की है। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम इनके उम्मीदवार थे जो पाली तानाखार से चुनाव जीत चुके हैं, ठीक है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आपको याद रखना है
इन्होंने कौन से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 35 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 54 सीटें मिली हैं, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1 सीट के साथ कहाँ पे चुनाव जीती है? पाली थानाखार विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीती है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने चुना है। ठीक है, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनेंगे भजन लाल शर्मा। हालांकि ज़्यादा नाम वसुंधरा राजे का चल रहा था, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब उसको नहीं चुना गया है, रिपीट नहीं किया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है, वैसे ही राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा को चुना गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ट्रेडिशनल नामों को इस बार भारतीय जनता पार्टी में महत्व नहीं मिला। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह था 13 दिसंबर को, तो इस क्वेश्चन को फिर से किया जा रहा है। विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री की शपथ ली, यानी चौथे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। पहले कौन थे? अजीत जोगी। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कि अजीत जोगी पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो मैं उन्हें बता दूं कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र था उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, तो इसलिए उनको पहला आदिवासी मुख्यमंत्री कहना अब उचित नहीं है। ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी, दूसरे रमन सिंह थे, तीसरे श्री भूपेश बघेल, और चौथे हैं आपके श्री विष्णुदेव साय। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो इसका सही जवाब है सी और डी दोनों। ठीक है, क्योंकि श्री अरुण साय और श्री विजय शर्मा ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। ये पहला अवसर है जब छत्तीसगढ़ राज्य में दो उप मुख्यमंत्री एक साथ बने हैं। इससे पहले श्री टी.एस. सिंहदेव जो थे, है ना, टी.एस. बाबा, वो आपके उप मुख्यमंत्री बने थे। अपने जो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे उस कार्यकाल में एकदम लास्ट में उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव उन्हें प्राप्त है। हालांकि इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, अरुण साव जो कि ओबीसी वर्ग से हैं, और श्री विजय शर्मा जो कि एक कह सकते हैं कट्टर हिंदूवादी नेता भी हैं, छत्तीसगढ़ से इस रूप में विख्यात हैं। तो ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल थे? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, यूपी के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी, ये सभी शामिल थे शपथ ग्रहण समारोह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हुआ उसमें। ठीक है, तो इसको याद रखना है। संसद पर हमले की बरसी पर फिर हमला हुआ, और संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला, आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, और इस वर्ष बरसी थी, मतलब संसद पर आतंकी हमले की, है ना। और आज ही सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा लैप्स हुआ, और कई जो दर्शक दीर्घा से जो लोग थे विरोधी, वो संसद भवन की पटल पे आ गए और वहाँ हंगामा करने लगे। क्या कहते हैं, येलो कलर बम भी उन्होंने फेंका। तो इस तरह की घटना संसद पे होना एक कह सकते हैं बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो भी जबकि आतंकी इंटेल भी था। पन्नू ने भी धमकी दी थी कि वो संसद पर हमला 13 दिसंबर को करवाएगा, उसके बावजूद 5 घेरे की सुरक्षा तोड़कर कुछ लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं। ये विचित्र बात है, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सांसद थे जिनके पास से वो घुसा था, ये सब लोग प्रवेश किए थे, उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो
इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन ये सुरक्षा पे चूक तो है, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है पोलैंड के। डोनाल्ड टस्क जो हैं वो पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसको याद रखना है आपको। और डोनाल्ड टस्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये पहले भी पोलैंड के यानी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी थे डोनाल्ड टस्क, है ना। और अब ये पुनः क्या है, प्रधानमंत्री बन गए हैं पोलैंड। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवीन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कितने लाख मकानों के लिए स्वीकृति दी गई? तो इसका सही जवाब है लगभग 18 लाख मकानों के लिए स्वीकृति दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के नवीन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लगभग 18 लाख मकानों, है ना, 18,07,000 समथिंग मकान है, तो उनकी स्वीकृति दे दी गई है। और ये मकान जल्द से जल्द तैयार करके जो आवासहीन परिवार हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अमिताभ जैन। तो अमिताभ जैन जो हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव हैं, ठीक है। हाल ही में अमिताभ जैन को जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उन्होंने और उप मुख्यमंत्री आपके विजय शर्मा और अरुण साव ने मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है उसको प्रदान किया ताकि उस पर अमल लाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव 16 दिसंबर को कहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। तो बिलासपुर से ये यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा की गई है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, अर्थात डेनियल बरेनबोइम, ठीक है, और अली अबुल अव्वाद, इन दोनों को ही प्रदान किया गया है। तो डेनियल बरेनबोइम जो हैं ये संगीतकार हैं, ठीक है, अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था। और अली अबू अव्वाद जो हैं ये एक कह सकते हैं मानवाधिकार जो हैं समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, तो इन दोनों को ही ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इसको याद रखना है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस भारतीय कप्तान की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी है उसे रिटायर कर दिया है बीसीसीआई ने, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है, महेंद्र सिंह धोनी ये जर्सी नंबर 7 पहनते थे, ठीक है, जर्सी नंबर 7 पहनते थे, जिसे अब रिटायर कर दिया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी के बाद जर्सी नंबर 7 किसी ने भी नहीं पहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे? इसका सही जवाब है चरणदास महंत। चरणदास महंत जो हैं छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष होंगे। अब नेता प्रतिपक्ष है तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है, जो कि सक्ती है। सक्ती से इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है। और आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने वाले चरणदास महंत पहले व्यक्ति थे, ठीक है। इससे पहले जो भी नेता प्रतिपक्ष बनता था, जो भी विधानसभा अध्यक्ष बनता था, ऐसा माना जाता था कि उसका चुनाव हारना लगभग निश्चित है। लेकिन महंत जी ने काम अच्छा किया, इस कारण से ये चुनाव जीत गए हैं। अब माना यह जाता है कि अगर भूपेश बघेल के स्थान पे श्री चरणदास महंत जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता तो न केवल ये राज्य भी अच्छे से चलाते, बल्कि जो टीएस और बघेल के बीच में जो विवाद था इससे भी कांग्रेस बच सकती थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो चरणदास महंत अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है सूरत हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब जो है वो है 13। ठीक है, तो वर्तमान में 3 अभी मंत्री हैं, जिसमें से एक मुख्यमंत्री हैं और 2 कौन हैं? 2 हैं आपके अन्य मंत्री। ठीक है, जैसे कि उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो एक तो सीएम हो गए और 2 अन्य मंत्री। अभी तो इतने ही मंत्री हैं। और जैसे ही विधायक सब शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जाएगा और 10 और मंत्रियों को क्या किया जाएगा? शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद विभागों जो पोर्टफोलियो है उसका बंटवारा भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये राज्य विधायिका है ना, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका जो है वो संविधान के भाग कितने भाग में है? संविधान के भाग 6 में है। ठीक है, और केंद्र की कार्यपालिका कितने में है? संविधान के भाग 5 में है। इसको भी याद रखिएगा। तो अभी हम लोग छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा? 6 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 3100 रुपये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी है वो कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी? 3100 रुपये की दर से खरीदी की जाएगी। पहले कितने रुपए में हो रही थी? तो जो केंद्र का मूल्य होता था उतने में होती थी। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो थी उसके तहत पे बोनस बहुत सारा दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जनता ने इस बार ये जितनी भी लोक लुभावन वादे थे उनको छोड़ते हुए एक अप्रत्याशित जनादेश दे दिया। ठीक है, इसकी वजह से अब जो वर्तमान सरकार जो सत्ता में आई है उसका वादा है कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की जाएगी वो 3100 रुपये में की जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता का संग्रहण कितने रुपए प्रति क्विंटल प्रति मानक बोरे की दर से किया जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्विंटल शब्द नहीं आना चाहिए, कितने रुपए प्रति मानक बोरे की दर से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप। तो इसका सही जवाब है 4000 रुपये प्रति मानक बोरे की दर से किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका एक बंडल होता है उसमें करीब 50 पत्ते होते हैं, है ना? तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन विधानसभा की पहली बैठक कब से शुरू होगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 19 दिसंबर। तो आज के दिन ही पहली बैठक हुई है नवीन विधानसभा की, और जितने भी मंत्रीगण हैं, मंत्री बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, विधायकगण हैं, उनको सभी को विधानसभा जो सदस्य बने हैं विधायकगण, उनको क्या दिलाई गई है? शपथ दिलाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने विधायकों ने छत्तीसगढ़ में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है 65 विधायकों ने। छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में शपथ ली है 65 विधायकों में। छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लेने वाले विधायकों की संख्या 65 है। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उस मिसाइल डिफेंस प्रणाली का नाम क्या है जिसने एक साथ 4 निशाने को भेदने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है आकाश। तो भारत की उस मिसाइल डिफेंस प्रणाली का नाम आकाश है जिसने एक साथ 4 निशानों को भेदने में सफलता प्राप्त की है। और एक ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाला यानी प्रदर्शन करने वाला भारत पहला देश बन गया है विश्व का जो उसने ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया है जो एक साथ 4 निशानों को भेद सकता है। ठीक है, इसके अलावा आयरन डोम की बहुत बात होती है। आयरन डोम जो है ये इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो आयरन डोम को भी आपको याद रखना है। और भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कौन सा है? आकाश है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही जवाब है बनारस। ठीक है, तो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन जो है वो बनारस शहर में किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बनारस यानी काशी विश्वनाथ की नगरी, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे बनारस में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और यही स्वरवेद। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है राम विचार नेताम। तो राम विचार नेताम जी छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर बने। प्रोटेम स्पीकर का आपको पता हो काम जो होता है वो विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनको क्या कराते हैं, ये शपथ ग्रहण कराते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ ग्रहण कौन कराता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है ये आपको बताना है। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा जो नए जो स्पीकर नियुक्त होते हैं उसकी जो चुनाव है ना, वो भी कराता है। कई बार चुनाव होता है स्पीकर का, विपक्षी दल भी अपना स्पीकर कैंडिडेट खड़ा करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो इसमें जो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका ये होती है कि चुनाव को संपन्न कराए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसको शपथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम विचार नेताम ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ किस भाषा में ली? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ी भाषा में। ठीक है, और राम विचार नेताम ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में ली है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यानी जो शपथ छत्तीसगढ़ी में शपथ है वो कम है, और कुछ लोगों ने संस्कृत में भी शपथ ली है, ऐसा करके। तो देखिए एक्चुअल में मीडिया रिपोर्ट जो होती है उससे ही डेली करंट अफेयर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मुझे मीडिया रिपोर्ट मिलेगी न्यूज़पेपर या किसी भी माध्यम से कि ऐसा हुआ है या कुछ भी पेपर में छपा होगा, तो उस माध्यम को ही मैं क्वेश्चन बनाने के लिए उपयोग करता हूँ। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन वही है कि राम विचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर की शपथ किसने दिलाई। हालांकि इन्होंने जो शपथ ली थी छत्तीसगढ़ी भाषा में ली थी और ऐसा पेपर में छपा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजगंज विधानसभा से विधायक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है राम विचार नेताम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राम विचार नेताम जो कि प्रोटेम स्पीकर हैं वो रामानुजगंज विधानसभा से क्या है, विधायक हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि राम विचार नेताम जो हैं वो रामानुजगंज विधानसभा से विधायक हैं। इसके अलावा लक्ष्मी राजवाड़े का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, इनका चुनाव क्षेत्र क्या था? तो भड़गांव था इनका चुनाव क्षेत्र। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भड़गांव चुनाव क्षेत्र से ये चुनी गई हैं लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, नेक्स्ट है शकुंतला सिंह पोर्ते। शकुंतला सिंह पोर्ते जो हैं ये किस विधानसभा से? तो अब इसका ट्रिक भी है मेरे पास, आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो मैं 1000 रुपये लेता हूँ बताने का, लेकिन आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। देखिए, रामानुजगंज और राम विचार नेताम कॉमन क्या है? राम है। राम से आपको याद रहेगा कि रामानुजगंज में राम विचार नेताम क्या हैं? वो विधानसभा सदस्य हैं। ठीक है, यानी आपका विधायक हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया लक्ष्मी राजवाड़े। लक्ष्मी राजवाड़े कहाँ से हैं? भटगांव से हैं। तो कैसे याद रखें? तो भटगांव में ना कोयला खदान है पास में, कोयले को बेच के क्या आएगी? लक्ष्मी आएगी, है ना। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, फिर भूलन सिंह मरावी। भूलन सिंह मरावी कहाँ से हैं? तो भूलन सिंह यानी भूल जाना। किसमें भूल जाता है इंसान? ना प्यार करता है ना ये प्रेम करता है, सब कुछ भूल जाता है। तो वैसे याद रखिएगा कि भूलन सिंह मरावी जो है वो प्रेमनगर विधानसभा से हैं। ठीक है, और शकुंतला सिंह पोर्ते। ठीक है, और शकुंतला थोड़ा नाम आपको नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वजनी नाम है, और वजनी नाम वाले ना थोड़ा प्रतापी होते हैं। तो ये इनकी जो सीट है वो है प्रतापपुर। ठीक है, तो शकुंतला सिंह पोर्ते कहाँ से हैं? प्रतापपुर से। ठीक है, यानी प्रतापपुर से विधायक हैं। तो आपको याद रहेगा राम विचार नेताम रामानुजगंज, ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े आपका भटगांव से हैं। ठीक है, भूलन सिंह मरावी प्रेमनगर से, और शकुंतला सिंह पोर्ते प्रतापपुर से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा
ठीक है, किस विधानसभा से विधायक हैं। ठीक है, तो अब नाम को देखिए ध्यान से, उद्धेश्वरी। ठीक है, स्वरी आ रहा है और स्वरी जैसा साउंड कौन करेगा, सामरी। ठीक है, तो उद्धेश्वरी पैकरा सामरी विधानसभा से क्या हैं, आपकी विधायक हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। देखिए महिला विधायक इस बार बहुत सारी चुनी गई हैं और महिला विधायकों से क्वेश्चन आना तय है। आप ये मान के चलिए कि आपको एक आध क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलने वाला है, वो भी मैं CGPSC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आना तो चाहिए, इतनी ज़्यादा महिलाएं चुन के आई हैं तो आना चाहिए। 19 महिला विधायक हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अब देखिए बाकी सीटों को थोड़ा सा नज़र डालिए। भरतपुर सोनहत से कौन है, भरतपुर सोनहत यहाँ से हैं रेणुका सिंह। ठीक है, भरतपुर सोनहत जो है यहाँ से गुलाब सिंह कमरो जो थे विधायक थे, बहुत ही प्रबल दावेदार थे, तो इसलिए मोदी जी ने स्ट्रैटेजी लगाई और सीधा रेणुका सिंह को उतार दिया मैदान में, जो कि केंद्रीय मंत्री थी। ठीक है, और प्रतापपुर अभी मैंने बताया, प्रतापी कौन है, शकुंतला सिंह पोर्ते। ठीक है, और भटगांव में क्या है, कोयला खदान, और कोयला बेच के क्या मिलती है, लक्ष्मी मिलती है, तो लक्ष्मी राजवाड़े। ऐसे करके याद रखिएगा, ये केवल याद करने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर रमन सिंह बने हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रमन सिंह को याद रखना है ना। और ये राजनांदगांव क्षेत्र है इनका चुनाव क्षेत्र। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष इससे पहले चरणदास महंत थे। ठीक है, तो चरणदास महंत कौन सा इनका विधानसभा क्षेत्र है, शक्ति विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, है ना। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, इसका सही जवाब है मिचेल स्टार्क। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क जो हैं वो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, मिचेल स्टार्क। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। क्या है ये, बॉलर हैं, बॉलर। ठीक है, तेज बॉल। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट का विस्तार करके कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, तो इसका सही जवाब है 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। देखिए 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और 3 पहले से हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो 12 मंत्रियों को सब, यानी कैबिनेट में 12 सदस्य हो गए हैं। 12 कैसे हो गए, 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 9 नए मंत्री। तो 9, 2 11 और 1 12 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अभी भी 1 मंत्री की जगह छत्तीसगढ़ की कैबिनेट जो होती है उसमें 13 मंत्री होते हैं। ठीक है, तो 13 होते हैं, तो अभी भी 1 जगह बची हुई है, लेकिन उसको अभी चुना नहीं गया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इससे याद रखना है। अभी किसी भी मंत्री को, जो नए 9 मंत्री शपथ लिए हैं, उनमें से किसी को भी अभी विभाग आवंटित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए कौन किस विभाग का मंत्री है ये डिसाइड नहीं है, इस बात को अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती गोमती साय किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी हैं, तो इसका सही जवाब है पत्थलगांव। श्रीमती गोमती साय पत्थलगांव से विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी है। ठीक है, अब गोमती आपको पता हो एक नदी का नाम है ना, इसमें बहुत पत्थर पाए जाते हैं। ऐसा याद रखिएगा कि गोमती नदी में क्या पाया जाता है, पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप जसपुर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो यहाँ रायमुनि भगत। ठीक है, जसपुर में रायमुनि। ठीक है, गोमती में पत्थलगांव। ठीक है, तो पत्थर कहाँ, गोमती नदी में पत्थर पाए जाते हैं, तो पत्थलगांव ऐसे याद रहेगा। अब जसपुर में क्या था ना कि जसपुर एक रियासत होती थी और रियासत में राय साहब तो रहते ही थे, तो रायमुनि इस टाइप से आप याद रखिएगा, जसपुर में राय। ठीक है, तो जसपुर में रायमुनि भगत याद रखिएगा विधायक हैं, ये भी महिला विधायक हैं। अब आ जाते हैं लैलूंगा में, तो लैलूंगा की विधायक हैं विद्यावती सिदार। ठीक है, तो विद्यावती जी को याद रखना है, कहाँ है की हैं ये, लैलूंगा। ठीक है, तो इसको रिलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कि विद्यावती कहाँ की हैं, लैलूंगा की, तो ये याद हो जाएगा। और लास्ट बचा हमारा सारंगढ़, तो सारंगढ़ में उत्तरी जांगड़े, है ना, तो उत्तरी जी का कहाँ है, सारंगढ़ में। तो सारंगढ़ उत्तर में है, इस टाइप से याद रखिएगा। हालांकि उत्तर में है नहीं, लेकिन
ऐसे करके रिलेट करके किसी भी तरीके से रिलेट होना चाहिए। तो सारंगगढ़ में आपका उत्तरी जांगड़े जी क्या है, विधायक हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अब कितने क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 21 क्विंटल। ठीक है, तो पहले 15 क्विंटल की खरीदी होती थी प्रति एकड़, अब इसे बढ़ाकर 21 क्विंटल कर दिया गया है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से अब धान की खरीदी की जाएगी। और जो केंद्रीय समर्थन मूल्य है फिलहाल अभी उसी में खरीदी चल रही है, लेकिन सरकार ने क्योंकि घोषणा पत्र में वादा किया है 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वो खरीदेंगे, तो इसके लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या फिर हो सकता है कि एक मुश्त पैसा प्रोवाइड कराया जाए, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में प्रोवाइड कराया जाता था, ऐसे ही कोई अन्य योजना लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति को इनविटेशन भेजा गया है और वो आएंगे गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में। ठीक है, इससे पूर्व हमने यूएसए को इनवाइट किया था। ठीक है, और भारत में क्वाड की मीटिंग भी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि यूएसए ने मना कर दिया आने से किसी कारण से, तो अब क्वाड की मीटिंग भी स्थगित कर दी गई है और इसलिए भारत ने अपने पुराने मित्र फ्रांस को यहाँ आमंत्रित किया है। ठीक है, फ्रांस हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो उसको बुलाया गया है। आपको याद हो कि फ्रांस से ही हमने राफेल विमान खरीदा है जो कि फाइटर जेट है ना, और संभावना ये जताई जा रही है कि फ्रांस को ऐसा कोई और ऑर्डर भी मिल सकता है। ठीक है, और इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में जब गए थे तो उनको वहाँ का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर जीडीपी का कितना प्रतिशत विदेशी कर्ज है? तो इसका सही जवाब है 81%। ठीक है, भारत पर जीडीपी का लगभग 81% कर्ज है। ठीक है, मतलब हमारा अगर 100 रुपये जीडीपी का है तो 81 रुपये हम कर्ज भी लिए हैं। टोटल हमारी जीडीपी का यानी 181 रुपये हो जाती है अगर ऐसे कर्ज को भी उसमें जोड़ दिया जाए। लेकिन ये कर्ज क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, थोड़ा थोड़ा करके हम लेते रहते हैं, तो इसलिए वो जीडीपी के आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होता है या प्रकट नहीं होता है। लेकिन हमारे ऊपर जो है, यानी अगर हमारी 100 की जीडीपी है तो 81 का कर्ज है उसमें। ठीक है, और ये कर्ज अभी बढ़ने की संभावना है निकट भविष्य में, लेकिन उसके बाद जैसे ही भारत की विकास दर बहुत तेज हो जाएगी तो ये कर्ज धीरे धीरे कम होते जाएगा। अभी ये अनुमान है कि भारत का जो कर्ज है वो आने वाले वर्षों में 100 तक जा सकता है, जीडीपी का 100%। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूएसए का जो कर्ज है वो 100 के आसपास ही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जीडीपी बहुत बड़ी है ना। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है यूपी। ठीक है, तो महाराष्ट्र और यूपी जो है ये पहले और दूसरे स्थान को रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के राज्यों में सबसे बड़ी। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है श्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के नए वित्त मंत्री बने हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय का जो प्रभार है वो ओपी चौधरी को दिया गया है। हम आपको बता दें छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो श्री रामचंद्र सिंह देव, यानी स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंह देव पहले वित्त मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, जो कि अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में वित्त मंत्री बनाए गए थे। वित्त मंत्री का प्रभार जो होता है या जो कार्य होता है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का होता है और ये किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया जाता है। तो ओपी चौधरी को यह पद मिलना एक कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के नए वित्त मंत्री अभी कौन बने हैं? तो ओपी चौधरी। जबकि रमन सिंह के काल में ये पद जो था वित्त मंत्री का जो प्रभार था वो श्री रमन सिंह जी के भी पास था, जबकि भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी के पास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है बृजमोहन अग्रवाल। तो उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, ये सारे मंत्रालय जो हैं ये बृजमोहन अग्रवाल जी को मिले हैं। काफ़ी सीनियर लीडर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है स्कूल शिक्षा विभाग का, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण पद है ये बृजमोहन अग्रवाल जी को प्रदान किया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रशासन विभाग किस मंत्री के अधीन है? तो इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय के अधीन है सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। तो श्री विष्णुदेव साय जी जो हैं ये राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आदिवासी समाज के पहले मुख्यमंत्री होने का दर्जा इनको प्राप्त है। कारण ये है कि श्री अजीत जोगी का जो सर्टिफिकेट था, जाति प्रमाण पत्र, उसको हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो इसलिए उस आधार पर अगर देखें तो ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग इनके पास है। साथ ही साथ आबकारी विभाग, आबकारी जो वाणिज्यकर विभाग है वो भी श्री विष्णुदेव साय के पास है। इससे पहले ये कवासी लखमा के पास हुआ करता था ये आबकारी विभाग, लेकिन इस बार श्री विष्णुदेव साय के ही पास है। और ऐसे अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो सारे विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही होते हैं। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय किस मंत्री के अधीन है? तो इसका सही जवाब है विजय शर्मा। विजय शर्मा के अधीन है गृह मंत्रालय। तो इसको भी आपको याद रखना है कि गृह मंत्रालय जो कि डिप्टी सीएम हैं हमारे अरुण साव और विजय शर्मा, तो विजय शर्मा को दिया गया है आपका गृह मंत्रालय का जो कार्यभार है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग किसके अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी राजवाड़े जी। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। पूरे मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला हैं ये लक्ष्मी राजवाड़े, और महिला एवं बाल विकास विभाग इनके अंतर्गत दिया गया है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बनी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब है नीना सिंह। नीना सिंह CISF की पहली महिला चीफ बनी है। बहुत अच्छे से इनका नाम याद रखिएगा। पहले ये जो है प्रशासनिक पद पे रह चुकी हैं, अब CISF की पहली महिला चीफ भी बन चुकी हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कच्चे तेल की खरीद के लिए किस देश के साथ पहली बार रुपए में भुगतान किया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो हमने तेल खरीदने की जो प्रथा हमारी चली आ रही है उसमें हमने रुपए से भुगतान करने के लिए पहली बार मंजूरी प्राप्त कर ली है और रुपए से हम भुगतान करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात इसके लिए बिल्कुल रेडी भी हो गया है। कारण यह है कि भारत का जो विकास दर है वो काफ़ी तेज है और भारत में इसी रुपए को वो निवेश कर देंगे, यानी संयुक्त अरब अमीरात से, ठीक है। तो उनको भी खरीदारी करने में या निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय रुपए की स्वीकृति विश्व पटल में बढ़ेगी, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE एक बहुत ही बड़ा तेल उत्पादक देश है और इसका भी विश्व बाजार में बहुत बोलबाला है। अगर ये रुपए को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बाकी देशों को भी ये प्रेरणा मिलेगी कि वो रुपए को भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि किसी और करेंसी में भुगतान हो, क्योंकि वो चाहता है कि US डॉलर की जो मांग है वो लगातार बनी रहे, ठीक है। और भारतीय रुपए अगर उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तो US डॉलर की अप्रत्यक्ष रूप से उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है इसने क्या किया